नमस्कार साथियों, मैं अर्पिता शर्मा आपकी इंग्लिश टीचर और स्टूडेंट्स। आज हम करने वाले हैं आपकी बुक फर्स्ट फ्लाइट के फर्स्ट चैप्टर के फर्स्ट पोम डस्ट ऑफ स्नो के क्वेश्चन आंसर और समझेंगे कुछ पोएटिक डिवाइसेस। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। हमारी पोम है, इसको एक बार फटाफट से पढ़ लेते हैं। द वे अ क्रो shook down on me the dust of snow from a hemlock tree has given my heart a change of moon and saved some part of a day I had root। ठीक है, अब यहाँ पर हमने समझा था कि यहाँ पे कुछ चीज़ें थी, कुछ वर्ड्स थे जैसे कि क्रो, हैमलॉक, स्नो, ये सब क्या कर रहे थे, कुछ ना कुछ सिंबलाइज कर रहे थे, यानी किसी ना किसी चीज़ को दर्शा रहे थे, किसी ना किसी चीज़ के प्रतीक बन रहे थे। तो उसे लिख लेते हैं पहले। सबसे पहले हमारे पास है क्या, क्रो। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास क्या है, क्रो। और क्रो स्टूडेंट्स क्या दिखाता है, डार्कनेस दिखाता है। क्या दिखाता है, डार्कनेस, डूमी, या आप कह लीजिए नेगेटिविटी। ठीक है, इसे लिख लीजिए। फिर है हमारे पास में स्नो। फिर हमारे पास में क्या है स्टूडेंट्स, स्नो यानी कि बर्फ। और बर्फ हमें क्या दिखाती है, प्योर होती है, वाइट कलर की होती है। और वाइट कलर जो होता है स्टूडेंट्स, वो किसका प्रतीक होता है, क्या सिंबलाइज करता है, प्योरिटी, पवित्रता, लाइफ, जीवन, और आप कह लीजिए पॉजिटिविटी। क्या दर्शाता है, पॉजिटिविटी दर्शाता है। ठीक है, समझ में आ गया। और लास्ट है हमारे पास हैमलॉक ट्री। क्या है, हैमलॉक। जो हमारे पास हैमलॉक ट्री था स्टूडेंट्स, वो हमें क्या दर्शा रहा था, मैंने आपको बताया था ये कैसा ट्री है, पॉइजनस ट्री है। और पॉइजनस कोई चीज होगी तो वो क्या शो करेगी, डेथ। ठीक है, या फिर आप कह लीजिए एंड ऑफ लाइफ। समझ में आ गया। क्रो है, डार्कनेस दिखा रहा है, डूमिनेस दिखा रहा है, नेगेटिविटी दिखा रहा है। फिर स्नो है हमारे पास, बर्फ है हमारे पास, जो हमें प्योरिटी दिखा रही है, लाइफ दिखा रही है और पॉजिटिविटी शो कर रही है। फिर है हमारे पास हैमलॉक ट्री, पॉइजनस होता है, डेथ दिखाता है या एंड ऑफ लाइफ दिखाता है। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ पे। अब देखिए, अब हम सीखेंगे इस पोम के कुछ लिटरली या पोएटिक डिवाइसेस। पोएटिक डिवाइसेस क्या होता है स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि क्रो है, क्रो हमें क्या बता रहा है, कोई चीज सिंबलाइज कर रहा है। ठीक है, जैसे कि इसके अंदर क्या है, कुछ वर्ड्स हैं, कुछ साउंड्स हैं, उनका रिपीटेशन हो रहा है। तो इन सबको हम समझेंगे कि पोएटिक डिवाइसेस क्या होते हैं, इसमें कौन कौन से पोएटिक डिवाइसेस यूज हुए हैं। अब आप इस पोम के सारे पोएटिक डिवाइसेस कैसे याद कर सकते हो, एक वर्ड है सी माइक, इससे आप याद कर सकते हो। याद कर लो सी माइक, और इससे हम सारे पोएटिक डिवाइसेस जो इस पोम में यूज हुए हैं वो सीख लेंगे। सबसे पहले है हमारे पास सिंबोलिज्म। सिंबोलिज्म का मतलब क्या होता है, सिंबल का मतलब होता है प्रतीक। ठीक है, जब कोई चीज किसी चीज का प्रतीक बनती है, कोई चीज हमें दर्शाती है, वो हमारा बन जाता है सिंबोलिज्म। तो यहाँ पे सिंबोलिज्म कहाँ पे है, जैसे मैंने आपको बताया, क्रो हमें डार्कनेस दिखा रहा है, स्नो हमें प्योरिटी या लाइफ दिखा रही है, हैमलॉक ट्री हमें क्या दिखा रहा है, डेथ दिखा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्रो यूज तो हुआ है वर्ड, लेकिन वो शो क्या कर रहा है, डार्कनेस शो कर रहा है। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमारे पास स्नो वर्ड आया है, लेकिन ये शो क्या कर रहा है स्टूडेंट्स, ये शो कर रहा है प्योरिटी या लाइफ। ठीक है, या फिर लाइफ। तो ये सब क्या है, सिंबल्स हैं। किसके सिंबल है, लाइफ का सिंबल है स्नो, डार्कनेस का सिंबल है क्रो, और डेथ का सिंबल है हैमलॉक। तो यहाँ पे याद कर लीजिए कि इन वर्ड्स में क्या यूज हुआ है, सिंबोलिज्म। ठीक है, पहला पोएटिक डिवाइस क्या है हमारा, सिंबोलिज्म। ठीक है, समझ में आ गया। पहला क्या है हमारा पोएटिक डिवाइस, क्या है, सिंबोलिज्म है। दूसरा मैंने आपको बोला हमारे पास है सी माइक। तो हमारे पास एस तो समझ में आ गया, एस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सिंबोलिज्म को। अब है हमारे पास ई। अब देखिए ई यहाँ पे क्या बता रहा है हमें। देखिए स्टूडेंट्स, ई से बनता है इंजेममेंट। क्या बनता है, इस वर्ड को लिख लीजिए,
पीछे स्लाइड पे भी लिखा हुआ है, आप वहां से भी नोट कर सकते हैं। इंजेममेंट, इंजेममेंट यानी होता है स्टूडेंट्स कंटिन्यूएशन ऑफ अ सेंटेंस। क्या होता है? कंटिन्यूएशन ऑफ अ सेंटेंस, यानी कि जब कोई एक वाक्य थोड़ा लंबा चलता है, किसी एक ही लाइन में खत्म नहीं होता। जैसे देखिए ये जो पोम है स्टूडेंट्स, ये शुरू हो रही है द वे से, यहाँ पर किसी भी वर्ड के बाद में क्या कोई पंक्चुएशन मार्क है, क्या कोई फुल स्टॉप है? नहीं है, एकदम कहाँ पे है? एंड में है। तो ये पोम जो पूरी है स्टूडेंट्स, वो क्या है? एक सेंटेंस का कंटिन्यूएशन है, यानी कि एक पूरा वाक्य ही चल रहा है। तो जब भी कोई एक पोम क्या होती है? कंटिन्यूएशन में होती है, तो वहां पे दूसरा पोएटिक डिवाइस आता है जो कि होता है इंजेममेंट। क्या होता है? इंजेममेंट। ठीक है, यहाँ पे जो ये बी है ये साइलेंट रहेगा, तो यहाँ पे याद कर लीजिए इंजेममेंट हमारा क्या है? दूसरा पोएटिक डिवाइस है। समझ में आ गया? अब आगे चलते हैं। अब है हमारे पास एलिट्रेशन। एलिट्रेशन यानी क्या होता है? एलिट्रेशन यानी होता है रिपीटेड साउंड। क्या होता है? रिपीटेड साउंड। रिपीटेड साउंड क्या कहलाती है? एलिट्रेशन कहलाती है। अब यहाँ पे रिपीटेड साउंड कौन सी है? देखो हमारे पास दो टाइप की साउंड होती है, एक तो होती है स्वर की, वोवल की, एक होती है कॉन्सोनेंट की यानी कि व्यंजन की। अब यहाँ पे देखो हैज हर्ट सेव्ड सम, यहाँ पे क्या कोई सेम साउंड सुनाई दे रही है आपको? देखो हैज हर्ट, यहाँ पे किसकी साउंड है? ह की साउंड है। ठीक है, यहाँ पे देखो सेव्ड सम, यहाँ पे किसकी साउंड है? स की साउंड है। तो इन दोनों में ही क्या हो रहा है? रिपीटेशन ऑफ साउंड है। एक साउंड है जो कि रिपीटेड है। ठीक है, रिपीटेटिव है, बार बार क्या हो रही है? हम इसको सुन पा रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? एलिट्रेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा? यहाँ पे हमारा एलिट्रेशन हो जाएगा। ठीक है, एलिट्रेशन हो गया, समझ में आ गया? ठीक है, चलो बढ़िया। अब देखो अगला है हमारे पास सी। माइक में से हमने सी समझ लिया, अब हम समझेंगे माइक के बारे में। ठीक है, यहाँ पे जो एम है स्टूडेंट्स, ये किसके लिए डिनोट हो रहा है? ये हमें दर्शा रहा है मेटाफर। ये अभी सुनने में हैवी वर्ड्स लग रहे होंगे, लेकिन कॉपी पेन लेके बैठिए, बहुत ही आसान है। अब बस सुनिए ध्यान से कि क्या पढ़ा रही हूँ मैं। देखिए मेटाफर क्या होता है? जब किसी एक चीज का कंपैरिजन दूसरी चीज के साथ होता है तो वो क्या बन जाता है? मेटाफर बन जाता है। जैसे कि मैं कहूँ चांद जैसा चेहरा, ठीक है, अ फेस लाइक अ मून। ठीक है, तो वहां पे क्या हो रहा है? जो आपका फेस है उसका कंपैरिजन किससे हो रहा है? मून से हो रहा है, चांद से हो रहा है। तो वहां पे क्या आ जाएगा? मेटाफर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई बात? मेटाफर क्या होता है। अब इस पोम में मेटाफर कैसे यूज हो रहा है वो देखिए। यहाँ पे हमने पढ़ा डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो, डस्ट यानी क्या होता है? मिट्टी होता है। समझ में आ गया? और स्नो के क्या होते हैं? स्नो के फ्लेक्स होते हैं। क्या होते हैं? स्नो के पीसेस नहीं होते, स्नो के क्या होते हैं? फ्लेक्स होते हैं। स्नो के कण जो होते हैं ना, बर्फ के कण, उसे क्या बोलते हैं हम? स्नो फ्लेक्स बोलते हैं। तो यहाँ पे जो बर्फ के टुकड़े हैं उन्हें किससे कंपेयर किया गया है? डस्ट से कंपेयर किया गया है। समझिए बात को। जो स्नो है स्टूडेंट्स, जो आपकी बर्फ है उसके जो टुकड़े हैं उनको क्या कहा गया है? यहाँ पे डस्ट कहा गया है। तो आपकी जो स्नो फ्लेक्स है उनका कंपैरिजन सीधे किससे हो रहा है? डस्ट से हो रहा है। तो यहाँ पर आपका कौन सा पोएटिक डिवाइस आएगा? यहाँ पे आपका आएगा मेटाफर। समझ में आ गया? समझ में आ गई बात? ठीक है, समझ में आ गया? यहाँ पे हमारे पास हो गया मेटाफर, ये भी चलो समझ में आ गया। अब अगला देखिए, यहाँ पे है हमारे पास इमेजरी। इमेजरी यानी क्या होता है स्टूडेंट्स? जब भी आप कोई ऐसी पोम पढ़ें, ऐसी कोई लाइन पढ़ें जिसकी पिक्चर आप अपने माइंड में बना पाएं, ठीक है, जिसको आप इमेजिन कर पाएं। जैसे मैंने बोला कि क्रो ने क्या किया? डस्ट स्नो गिरा दिए हैमलॉक ट्री से। तो ऐसी कोई पिक्चर तुरंत ही आपके माइंड में बन गई होगी, क्रिएट हो गई होगी। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ होगा? जैसे ही आपने ये पोम पढ़ी, अगर मैं ये यहाँ पे आपको पिक्चर ना भी देती तो तुरंत ही आपके माइंड में ये पिक्चर क्लिक हो जाती कि ठीक है, एक पेड़ के ऊपर एक क्रो बैठा होगा, नीचे से कोई आदमी निकल रहा होगा
और वो हिला होगा तो उसके ऊपर क्या गिर गए होंगे, कुछ स्नो के टुकड़े गिर गए होंगे, बर्फ के टुकड़े गिर गए होंगे। तो जब भी स्टूडेंट्स आप किसी चीज को क्या कर पाए, इमेजिन कर पाए, तो वहां पे क्या बन जाता है, आपका इमेजरी आ जाती है। क्या हो जाता है वहां पे, इमेजरी आ जाती है। मतलब ध्यान रखिए, कोई बहुत ही ऐसी सिंपल सी पोम जिसको आप इमेजिन कर पाएँ, जिसकी आप पिक्चर बना पाएँ, जो आपके सेंसेस जो होते हैं उनको क्या कर दे, एकदम से एक्टिव कर दे, वहाँ पे इमेजरी आ जाती है। समझ में आ गया। अब हमारा लास्ट आखिरी पोएटिक डिवाइस है इस पोम में, कॉन्ट्रास्ट। कॉन्ट्रास्ट यानी क्या होता है, दो विरोधाभासी चीज़ें, दो विरोधाभासी चीज़ें होती है, उसे हम क्या कहते हैं, कॉन्ट्रास्ट कहते हैं। ठीक है, जैसे मैं कहूँ आग और पानी, तो ये क्या हो गया, बिल्कुल ही अलग अलग चीज़ें हो गई। या फिर मैं कहूँ फायर और आइस, तो ये भी क्या हो गई, एकदम अलग अलग ही चीज़ें हो गई। कि आग तो क्या होती है, बिल्कुल ही गर्म होती है, और आइस क्या होती है, एकदम ही ठंडी होती है। तो यहाँ पे क्या हो गया, कॉन्ट्रास्ट हो गया, विरोधाभास हो गया दोनों चीज़ों के अंदर। समझ में आ गया। अब इस पोम के अंदर आपके पास कॉन्ट्रास्ट कैसे है वो समझिए। मैंने आपको बताया था कि जो क्रो है स्टूडेंट्स, वो क्या दिखा रहा है, डार्कनेस, ठीक है, और स्नो जो है आपका वो क्या दिखा रहा है, लाइफ दिखा रहा है। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल ही अलग अलग हो गई। क्रो मान लीजिए आपको नेगेटिविटी दिखा रहा है, तो स्नो आपको क्या दिखा रहा है, पॉजिटिविटी दिखा रहा है, सकारात्मकता दिखा रहा है। तो यहाँ पे जो आपका क्रो है और स्नो है ये बिल्कुल अलग अलग हो गए, बिल्कुल अलग अलग चीज़ें बता रहे हैं। तो यहाँ पे आपका आखिरी पोएटिक डिवाइस क्या आ जाएगा, कॉन्ट्रास्ट आ जाएगा। समझ में आ गई बात, क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपका कॉन्ट्रास्ट आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दो अलग अलग चीज़ें हैं, दो विरोधाभासी चीज़ें हैं जिनका कंपैरिजन हो रहा है। ठीक है, जिनके बारे में बात हो रही है। तो जब भी कोई दो बिल्कुल ही अलग अलग चीज़ें हों, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया फायर और आइस, तो वहाँ पे क्या हो जाता है, कॉन्ट्राडिक्शन हो जाता है। समझ में आ गया। चलिए, यहाँ पे हमारे पोएटिक डिवाइसेस कंप्लीट हो गए। अब एक लास्ट चीज़ हमारे पास में बची है जो कहलाती है राइम स्कीम। क्या कहते हैं हम उसे, राइम स्कीम। अब राइम स्कीम क्या होती है, जब भी स्टूडेंट्स आप क्या करते हैं, कोई पोम पढ़ रहे हैं और उसके एंड के जो ये वर्ड्स होते हैं, अगर वो साथ में राइम कर रहे हैं, उनकी लय साथ में, धुन जो है वो साथ जैसी ही लग रही है, एक जैसी ही लग रही है, तो वहाँ पे क्या होगी, राइम स्कीम होगी। जैसे कि समझिए, यहाँ पे हमारे पास क्रो है, मान लीजिए मैं इसको अल्फ़ाबेट ए दे दूँ। ठीक है, मैंने ए दे दिया, ओके। यहाँ पे मेरे पास मी है। अब क्रो और मी साथ में सेम साउंड कर रहे हैं क्या, नहीं कर रहे हैं, तो हम इसे क्या दे देंगे, बी दे देंगे। चलिए जी, ठीक है। क्रो स्नो, क्रो स्नो एक जैसे साउंड कर रहे हैं, तो यहाँ पे वापस से मैं क्या लिख दूंगी, ए लिख दूंगी, क्योंकि ये दोनों क्या है, सेम साउंड कर रहे हैं। अब मेरे पास है यहाँ ट्री, ट्री मी, मी ट्री, तो ये क्या सेम साउंड कर रहे हैं, बिल्कुल सेम साउंड कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो हमारी राइम स्कीम क्या हुई, ए बी, ए बी। ठीक है, आगे देखिए, हार्ट, स्नो, ट्री, क्या किसी से भी मैच हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो इसको एक अलग ही अल्फ़ाबेट दे देते हैं, इसको सी बोल देते हैं। ठीक है, सी बोल दिया। अब यहाँ पे देखिए, स्नो, मूड, ट्री, मूड, मैच हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो चलिए इसको भी अलग अल्फ़ाबेट दे देते हैं, डी दे देते हैं। ठीक है, अब नीचे हमारे पास पार्ट, पार्ट, हार्ट, मैच हो रहा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। और मूड, रूट, मैच हो रहा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। तो हमारी राइम स्कीम क्या बनी, ए बी, सी डी। समझ में आ गया, इतना सिंपल है। जब भी आप कोई पोम पढ़ रहे हैं, उसके एंड के जो वर्ड हैं, अगर वो साथ में सेम साउंड कर रहे हैं, सेम राइम कर रहे हैं, तो फिर आप उनको अल्फ़ाबेट्स दे दीजिए और आपकी राइम स्कीम निकल कर आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे इस पोम की राइम स्कीम क्या है स्टूडेंट्स, ए बी और सी डी। ठीक है, अब आप भी कोशिश कीजिएगा, अपनी बुक से कोई पोएम उठाइए और उसकी राइम स्कीम निकालना शुरू कर दीजिए। हम आगे बढ़ते हैं और अब करते हैं आपकी बुक में दिए गए क्वेश्चन आंसर। देखिए पहला सवाल, व्हाट इज अ डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो क्या है, तो डस्ट ऑफ स्नो क्या है, स्नो फ्लेक्स जो है उसे ही डस्ट ऑफ स्नो कहा गया है। व्हाट डज द पोएट से हैज चेंज हिज मूड।
पोएट क्या कह रहे हैं कि उसके मूड को किसने बदल दिया है, किसने बदलाव उसमें कर दिया है। तो किसने बदल दिया है? वो जो क्रो ने उनके ऊपर क्या गिराए, स्नोफ्लेक्स गिराए, उसी ने उनका पूरी तरीके से मूड चेंज कर दिया। हाउ हैज द पोएट मूड चेंज? किस प्रकार से पोएट का मूड जो है वो चेंज हुआ है? तो किस प्रकार से हुआ है? पहले तो वो सैड थे और एकदम से क्या हो गए, हैप्पी हो गए, जैसे ही उन्होंने नेचर के ऊपर ध्यान दिया। तो इसे आप कैसे लिखेंगे? देखिए, अ डस्ट ऑफ स्नो मीन्स पार्टिकल ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो का मतलब क्या होता है? कण होता है, पार्टिकल्स यानी कण, कण होता है स्नो के। हेल्ड टुगेदर, जो एक साथ में क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। द फॉलिंग ऑफ द डस्ट ऑफ स्नो ऑन हिम, उनके ऊपर डस्ट ऑफ स्नो का गिरना, चेंज्ड हिज मूड, उन्होंने उसके मूड को बदल दिया, उसमें बदलाव कर दिया। फर्स्ट ही फेल्ट सैड, पहले तो वो कैसे थे, पहले तो वो दुखी महसूस कर रहे थे, सैड महसूस कर रहे थे। बट द फॉलिंग ऑफ द डस्ट ऑफ स्नो, लेकिन उस डस्ट ऑफ स्नो का गिरना changed his mood towards the beauty of nature, उस डस्ट स्नो का उनके ऊपर गिरना उनके मूड को बदल देता है, चेंज हिज मूड, किसकी तरफ बदल देता है? टुवर्ड्स द ब्यूटी ऑफ नेचर, प्रकृति की जो सुंदरता है उसकी तरफ बदल देता है और उससे उनका मूड क्या हो जाता है? अच्छा हो जाता है। He realized that he should not waste his day, उन्हें ये रियलाइज होता है, महसूस होता है कि उन्हें अपना दिन बर्बाद नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? बिकॉज ऑफ हिज मूड, क्योंकि उनका मूड, एंड शुड एंजॉय द ब्यूटी ऑफ नेचर, कि उन्हें अपना दिन बर्बाद नहीं करना चाहिए अपने मूड की वजह से, और बल्कि क्या करना चाहिए? एंजॉय करना चाहिए। किसको एंजॉय करना चाहिए? द ब्यूटी ऑफ नेचर, प्रकृति की सुंदरता को एंजॉय करना चाहिए। चलिए अगला देखिए, हाउ डज फ्रॉस्ट प्रेजेंट नेचर इन दिस पोम? फ्रॉस्ट इस पोम में नेचर को कैसा दिखाते हैं? तो कैसा दिखाते हैं? बहुत ही बढ़िया दिखाते हैं, जिससे उनका मूड क्या हो जाता है? बुरे से अच्छा हो जाता है। द फॉलोइंग क्वेश्चंस में हेल्प यू टू थिंक ऑफ एन आंसर, नीचे आपको कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जो आपका जवाब फॉर्म करने में आपकी सहायता कर सकते हैं। तो सवाल देखते हैं, देखिए, व्हाट आर द बर्ड्स दैट आर यूजुअली नेम्ड इन द पोम्स? मुख्यतः पोम्स में किस प्रकार की जो बर्ड्स होती हैं उनका जिक्र किया जाता है, उनका नाम लिया जाता है? अब देखिए, ये इस पोम में हमने किसके बारे में पढ़ा? क्रो के बारे में पढ़ा है ना, कौवा, और उसे तो कैसा माना जाता है? नेगेटिव माना जाता है। तो मोस्टली एक नेगेटिव वर्ड का यूज नहीं किया जाता है पोम में। पोम में तो अच्छी चीज़ों के बारे में बताया जाता है ना, जैसे कि पैरट हो गया, पिकॉक हो गया, मायना हो गया, ऐसी बर्ड्स जो सुंदर ब्यूटीफुल बर्ड्स होती हैं उनका जिक्र किया जाता है। डू यू थिंक अ क्रो इज ऑफन मेंशन्ड इन पोम? क्या आपको ऐसा लगता है कि अक्सर पोम में क्रो जैसे बर्ड का यूज किया जाता है? नहीं, बिल्कुल नहीं किया जाता है, क्योंकि क्रो तो क्या दिखाता है? नेगेटिविटी दिखाता है। व्हाट इमेजेस कम टू योर माइंड व्हेन यू थिंक ऑफ अ क्रो? आपके दिमाग में कौन सी इमेजेस बनती हैं जब आप एक क्रो के बारे में सोचते हैं? तो जैसे ही हम क्रो के बारे में सोचते हैं, कैसी इमेज बनती है? थोड़ी सी डार्क, सॉरोफुल, नेगेटिव इमेज बनती है। तो इसका जवाब देखिए आप कैसे लिखेंगे, बर्ड्स विद ग्रेट क्वालिटीज आर यूजुअली नेम्ड इन पोम्स। कि बर्ड्स, ऐसी बर्ड्स जिनमें अच्छी क्वालिटीज होती हैं, उन्हीं का जिक्र पोम्स में किया जाता है। जैसे कि सम ऑफ सच, ऐसी कुछ बर्ड्स, पॉपुलर बर्ड्स आर, उनमें से कुछ पॉपुलर, बहुत ही प्रसिद्ध बर्ड्स हैं जिनका जिक्र हम पोम में करते हैं या हमें देखने को मिलता है, जो है कुको, मायना, पिकॉक, पैरट एक्सेट्रा। ऐसी जो सुंदर बर्ड्स होती हैं, बढ़िया बर्ड्स होती हैं, उन्हीं का जिक्र देखने को मिलता है। अ क्रो इज रेयरली मेंशन्ड इन पोएम्स। एक क्रो का मुश्किल से ही, रेयरली यानी मुश्किल से ही क्या होता है? पोम के अंदर जिक्र होता है, उनका जो मेंशन होता है। However, it is mentioned where there are tragic or serious themes. However, किसी तरीके से इनका it is कौन है? वो जो क्रो है। तो however it is mentioned, इनका जिक्र किया जाता है। कहाँ पर किया जाता है? Where there are tragic or serious theme, जहाँ पर थोड़ी सी गंभीर या ट्रेजिक, कुछ बुरा हो गया हो, ऐसी थीम का जिक्र करना हो, वहाँ पे हम क्रो का यूज करते हैं। इट इज लुक्ड एट ओमिनियसली, इसकी तरफ कैसे देखा जाता है? घृणा से देखा जाता है, नेगेटिविटी के साथ
देखा जाता है। When we think of a crow, जब हम एक crow के बारे में सोचते हैं, we made images of sadness or some bad happening, तो हमारे माइंड में कैसी इमेज आती है? सैडनेस की, दुख की इमेज आती है, या फिर ऐसी इमेज आती है कि कुछ बुरा होने वाला हो। चलिए अगला देखिए। अगेन, व्हाट इज अ हेमलॉक ट्री? फिर से एक हेमलॉक ट्री क्या है? तो एक हेमलॉक ट्री क्या है? एक पॉइजनस ट्री है, एक विषैला पौधा है। Why does not the poet write about a more beautiful tree? क्यों नहीं जो हमारे पोएट हैं वो और ज़्यादा सुंदर पेड़ के बारे में लिखते हैं, जैसे कि अ मैपल और अ ओक और अ पाइन, ऐसे जो अच्छे पेड़ हैं उनके बारे में पोएट ने क्यों नहीं लिखा है? हेमलॉक ट्री के बारे में ही क्यों लिखा है? उसी का मेंशन क्यों किया है? उसी का जिक्र क्यों किया है? तो क्यों किया है? क्योंकि उनकी थीम क्या है? वो क्या दिखाना चाह रहे हैं अपनी पोम में? सैडनेस दिखाना चाह रहे हैं। क्या दिखाना चाह रहे हैं? सैडनेस दिखाना चाह रहे हैं। और सैडनेस की थीम के साथ कौन सा ट्री जाएगा? हेमलॉक ट्री जाएगा। इसीलिए उन्होंने हेमलॉक ट्री का यूज किया है। इसका देखिए आप जवाब कैसे लिखेंगे। अ हेमलॉक ट्री इज अ पॉइजनस प्लांट। एक हेमलॉक ट्री एक विषैला पौधा है। इट हैज स्मॉल वाइट फ्लावर्स। इस पे क्या होते हैं? छोटे वाइट फ्लावर्स, वाइट कलर के फ्लावर्स होते हैं, फूल होते हैं। The poet does not write about the more beautiful tree. जो पोएट है वो किसी और सुंदर ट्री के बारे में नहीं लिखते हैं, पेड़ के बारे में नहीं लिखते हैं, because क्योंकि this hemlock tree goes very well with the ominous crow. क्यों? क्योंकि ये जो पेड़ है वो उस ओमिनियस, दुख भरे जो क्रो है उसके साथ बहुत ही बढ़िया जाता है, क्योंकि वो क्रो से भी क्या दिखा रहे हैं? दुख दिखा रहे हैं ना, नेगेटिविटी दिखा रहे हैं। तो हेमलॉक ट्री उस थीम के साथ बहुत अच्छे से जाता है। एंड हिज सैड मूड, और उनके सैड मूड, जो उनका दुखी मन है, उसकी थीम के साथ भी ये बहुत अच्छे से जाता है। इट हाइटन्स द सैडनेस प्रिवेल्ड इन द माइंड। ये जो है कौन? ये जो हेमलॉक ट्री है ये एक अलग ही ऊंचाई दे देता है उस सैडनेस को, उस दुख को जो इसके माइंड में है। किसके माइंड में? पोएट के माइंड में जो बसी हुई है, प्रिवेल्ड है, यानी कि बसी हुई है सैडनेस, उसको एक अलग ही ऊंचाई पे ले जाता है। एंड द हार्ट ऑफ द पोएम, पोएट के माइंड के अंदर, पोएट के हार्ट के अंदर, दिल के अंदर जो सैडनेस बसी हुई है, प्रिवेल्ड है, उसको एक अलग ही हाइट दे देता है। इसीलिए उन्होंने किसका यूज किया है? हेमलॉक ट्री का यूज किया है। अगला देखिए, व्हाट डू द क्रो एंड हेमलॉक रिप्रेजेंट? जॉय और सॉरो। ये जो क्रो है और हेमलॉक ट्री है ये क्या दर्शा रहे हैं, क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? जॉय और सॉरो। जॉय कर रहे हैं, खुशी कर रहे हैं, या सॉरो, दुख कर रहे हैं? तो क्या दर्शा रहे हैं? ये सॉरो दर्शा रहे हैं, दुख दर्शा रहे हैं। What does the dust of snow that the crow shakes of a hemlock tree stand for? वो क्या है dust of snow? What does the dust of snow that the crow shakes off, जो कि जो क्रो है वो शेक ऑफ कर देता है, यानी कि हिलाकर गिरा देता है, फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, किस पर से? एक हेमलॉक ट्री में से। स्टैंड फॉर, वो क्या दर्शा रहा है? मतलब वो जो डस्ट ऑफ स्नो है जो क्रो हिलाकर हेमलॉक ट्री पे से हिलाकर गिरा देता है, वो क्या दर्शा रहा है? तो क्या दर्शा रहा है कि नेचर क्या है? ब्यूटीफुल है। और अगर आप नेचर पे ध्यान देंगे तो क्या होगा? आपका जो मूड है वो अच्छा हो जाएगा। तो इसे आप कैसे लिखेंगे? देखिए, द क्रो एंड अ हेमलॉक ट्री रिप्रेजेंट सॉरो। जो क्रो है और हेमलॉक ट्री है वो क्या दर्शाते हैं? सॉरो दर्शाते हैं, यानी कि दुख दर्शाते हैं। एंड ईविल, यानी कि कुछ बुरा दर्शाते हैं। द डस्ट ऑफ स्नो, वो जो डस्ट ऑफ स्नो है, स्टैंड्स फॉर सम नेचुरल ब्यूटी। वो किसके लिए खड़ी है? वो क्या दर्शा रही है? कुछ नेचुरल ब्यूटी, यानी कि प्राकृतिक सुंदरता है उसको दर्शा रही है। और समथिंग जॉयफुल, या फिर कुछ बहुत ही बढ़िया, कुछ जॉयफुल, कुछ खुशनुमा चीज को वो दर्शा रही है। आगे, इट मीन्स द सैड डे इज गोइंग टू चेंज। ये बता रहा है कि वो जो सैड डे है वो खत्म ही होने वाला है। क्या दर्शा रहा है? ये जो डस्ट ऑफ स्नो है वो क्या दर्शा रही है? कि जो सैड डे है वो खत्म होने वाला है, वो बदलने वाला है, चेंज होने वाला है। इट इज गोइंग टू चेंज इनटू समथिंग जॉयफुल। वो क्या दर्शा रहा है? कि ये जो चेंज है वो क्या होने वाला है? समथिंग जॉयफुल, यानी कि कुछ अच्छा होने वाला है, चेंज होने वाला है। क्या दर्शा रहा है? इट इज गोइंग टू चेंज, कि ये बदलने वाला है। किस में बदलने वाला है? इनटू समथिंग जॉयफुल, कुछ अच्छे में बदलने वाला है। फॉर द पोएट, पोएट के
ली है, यानी कि वो जो डस्ट ऑफ स्नो उनके ऊपर गिरी है ये बता रही है कि अब पोएट के लिए कुछ बदलने वाला है और कुछ अच्छा ही होने वाला है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और अच्छे से समझ में भी आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू।